जरा सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ मसाले और कपड़ा बेचने भारत आई थी, वो देखते ही देखते पूरे देश की मालिक बन बैठी। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि हमारे देश का इतिहास है। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे यूरोप के व्यापारी शासक बन गए। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें महत्वाकांक्षा है, चालाक रणनीतियां हैं और धोखा भी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक कंपनी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था, वो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रखने में कामयाब कैसे हो गई? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ में था लालच, मसालों का, रेशम का, भारत की बेशुमार दौलत का। यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें इस दौलत की तरफ ऐसे खींची चली आ रही थीं जैसे पतंगे आग की तरफ। और ये एक ऐसी दौड़ थी जिसमें कोई नियम नहीं थे, बस जीतने की जिद थी। इस रेस में सबसे पहले एंट्री ली पुर्तगालियों ने 1498 में, जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे। ठीक उनके पीछे पीछे 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई। और फिर तो जैसे होड़ सी लग गई, डच और फ्रांसीसी भी इस खेल में कूद पड़े। अब भारत का भविष्य एक बहुत बड़े मुकाबले पर टिक गया था। अब भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हर किसी ने अपने अपने अड्डे बनाने शुरू कर दिए। पुर्तगालियों ने गोवा को अपना गढ़ बनाया, तो अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्ट्री खोली, डचों ने पुलिकट और फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में डेरा जमाया। पर यह सिर्फ व्यापारिक कोठियां नहीं थी, ये आने वाले साम्राज्य की पहली ईंटें थी। शुरुआत में तो सब कुछ व्यापार के लिए था, लेकिन कहते हैं ना कि जहां पैसा होता है वहां लड़ाई भी होती है। बहुत जल्द ये होड़ एक खूनी जंग में तब्दील हो गई। और इस जंग के मैदान में दो सबसे बड़े खिलाड़ी आमने सामने थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी। हिंदुस्तान पर कौन राज करेगा, इसका फैसला होना था कर्नाटक के मैदानों में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ये सिर्फ कुछ लड़ाइयां नहीं थीं, ये वर्चस्व की जंग थी। मकसद एकदम साफ था, व्यापार पर पूरा कंट्रोल और भारत में अपनी बादशाहत कायम करना। ये एक ऐसा टकराव था जो इतिहास का रुख बदलने वाला था। तो इस लंबी और खूनी लड़ाई का नतीजा क्या निकला? जीत हुई अंग्रेजों की। उन्होंने फ्रांसीसियों को हराकर सिर्फ एक जंग नहीं जीती, बल्कि भारत में अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को ही खेल से बाहर कर दिया। अब उनके सामने मैदान पूरी तरह से साफ था। फ्रांसीसियों को रास्ते से हटाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की भूख और बढ़ गई। अब उन्हें सिर्फ मुनाफा नहीं, सत्ता चाहिए थी। और उनकी नजरें थीं भारत के सबसे अमीर सूबे पर, बंगाल। और यहीं से पूरा खेल हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। बंगाल पर कब्जा कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पहला कदम 1757 में प्लासी की लड़ाई, जो जीती नहीं गई बल्कि मीर जाफर की गद्दारी से खरीदी गई। दूसरा कदम 1764 में बक्सर की लड़ाई, जहां उन्होंने अपनी असली सैन्य शक्ति दिखाई। और आखिरी कदम 1765 में दीवानी अधिकार हासिल करना, जिसके बाद वो कानूनी तौर पर बंगाल के मालिक बन गए। तो सवाल यह है कि ये दीवानी अधिकार आखिर था क्या? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये पूरे बंगाल से टैक्स वसूलने का लाइसेंस था। इस एक अधिकार ने कंपनी को बेहिसाब दौलत और ताकत दे दी। जरा सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी अब एक सरकार बन चुकी थी और बंगाल का पूरा खजाना उसकी तिजोरी में था। बंगाल जीतने के बाद अंग्रेजों ने एक नई चाल चली। उन्होंने अपनी तलवारें म्यान में रख लीं और कलम उठा ली। उन्होंने समझ लिया था कि असली जीत सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, बल्कि चालाकी भरी संधियों और कानूनों से भी मिलती है। ये दौर था उनकी कागजी विजय का। उनका पहला हथियार था लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। ये एक तरह का प्रोटेक्शन रैकेट था। भारतीय राजाओं से कहा जाता था कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, बस हमारी सेना को अपनी रियासत में रखिए और उसका सारा खर्चा उठाइए। नतीजा, राजा अपनी ही रियासत में कैदी बनकर रह गए, पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर। इसके बाद आई लॉर्ड डलहौजी की इससे भी ज्यादा खतरनाक विलय की नीति, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नियम बहुत सीधा था। अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसकी रियासत सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाएगी। इसी क्रूर कानून का बहाना बनाकर सतारा, झांसी और नागपुर जैसे कई बड़े राज्यों को निगल लिया गया। तो कुल मिलाके यही थी उनकी पूरी रणनीति, फूट डालो और राज करो। उन्होंने भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाया, सहायक संधि से उनकी सैन्य ताकत छीन ली और विलय की नीति से उनकी जमीन। ये एक धीमी लेकिन बहुत सोची समझी विजय थी। और इस तरह जो कंपनी जहाज़ों में मसाले लादकर भारत आई थी, वो अब पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही थी।
व्यापारियों के हाथ में तराजू की जगह अब तलवार और ताज था। एक व्यापारिक होड़ देखते ही देखते शाही शासन में बदल गई थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, महत्वाकांक्षा, रणनीति और धोखे की ये कहानी जो सदियों पहले घटी, वो आज की दुनिया में शक्ति के खेल के बारे में हमें क्या सिखाती है? क्या इतिहास से कोई सबक लिया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।